कमरे में हल्की रोशनी थी। उस लड़की ने एकदम से उस लड़के की तरफ घूमते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए सिडक्टिव आवाज में कहा, बेबी, यू आर सच अ मॉन्स्टर, यू नो, आई जस्ट फील लाइक आई एम इन द हेवन राइट नाउ। कहकर वो उसके होठों को चूमने लगी। देखने से ही लग रहा था कि वो पूरे नशे में डूबी हुई है, जो अभी तक उतरा नहीं था। ओ डार्लिंग, लगता है तुम में अब भी जान बाकी है, जो मुझे दोबारा उकसा रही हो। कहकर उस शख्स ने भी उससे किस करना शुरू कर दिया और एक बार फिर उस कमरे में उस लड़की के चिखे और आहे की आवाज गूंजने लगी और लगभग 1-2 घंटे बाद वो थक कर सो गए। अभी मुश्किल से उन्हें सोए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी, जिससे उस लड़की की नींद हल्के खुली। उसने एक बार अपने साइड में पड़े हुए शख्स को देखा जो उसे हल्का धुंधला नजर आ रहा था, जिसे वो कल क्लब में मिली थी। उसके बाद वो लोग होटल आ गए थे। वो अभी भी नशे में धुत थी, हो भी क्यों ना, आखिर उसने ड्रग्स जो लिया था। खैर, बाहर से आते इतने शोर के आवाज और लगातार दरवाजा पीटने के आवाज सुनकर वो लड़की चील गई और चिल्लाए, ब्लडी हेल, पता नहीं कैसा स्टाफ है यहाँ का, मेरा सिर फट जाएगा इस आवाज से। आहा, उसने अपना सर पकड़ लिया। उसने इधर उधर देखा और अपने कपड़े ढूंढने की कोशिश करने लगी। जब कपड़े नहीं मिले तो चिढ़कर उसने उस लड़के के शर्ट जमीन से उठाए और पहनकर वैसे ही लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोलते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी क्लिक क्लिक अचानक से बहुत सारी फ्लैशलाइट की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, जिसे उसने अपने आंखों पर हाथ रख लिया। तभी उसे बहुत सारी आवाजें एक साथ सुनाई दी, जैसे बहुत लोग उसका नाम पुकार रहे हैं या कहे तो चिल्ला रहे हो। नशे में होने के कारण उसको समझ नहीं आया हो क्या हो रहा है यहाँ। अपनी आंखों पर से अपना हाथ हटाया और कुछ कहने को हुए ही थी कि बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि बाहर पूरी मीडिया की टीम खड़ी थी और सभी के कैमरा की ये चीर देने वाली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, बिना किसी पर्दे के। मिस रिया, आप इस हाल में यहाँ होटल में, वो भी अपने से उम्र के इतने बड़े आदमी के साथ क्या कर रही है इंडिस्को? मिस रिया, क्या आप सच में ड्रग्स लेती हैं इंडिस्को? आपने कितना के साथ रातें बिताई है? क्या आपको अपने पिता या अपने रेपुटेशन की चिंता नहीं? क्या आपको जरा शर्म नहीं आती इतनी छोटी उम्र में ऐसी हरकतें करते हुए? ऐसे ही बहुत सारी बातें मीडिया उसे लगातार किए जा रही थी। रिया मेहरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या रहा है, और सामने खड़ी मीडिया को तो बस मसाला चाहिए था जो मिल रहा था। आखिरकार इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी का इतना बड़ा स्कैंडल जो मिला था उन्हें। रिया मेहरा खंडन की बेटी और संजीत मेहरा जो मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन हैं, उनके बेटी जो दुनिया के सामने मासूम और अच्छा स्टेटस मेंटेन किए हुए थे, लेकिन उन्नति ही घटिया और चालक थी वो, जो दुनिया के सामने अभी फिलहाल एक्सपोज्ड खड़ी थी, जिसके हालत देखकर सभी को समझ आ गया था कि अंदर क्या हुआ है। सभी मीडिया तुरंत रूम में आकर उस आदमी को भी घेरे में ले लिया और रिया तो मीडिया के बीच लगभग फंस चुकी थी। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक मिनट, बुरा आदमी, ये क्या घटिया मजाक चल रहा है यहाँ? वो तो एक लड़के के साथ थी, क्या ये सब अंधे हो गए हैं? उसने लगभग चीखते हुए सबको खुद से दूर किया और चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास है? मैं क्यों सोऊंगी किसी बूढ़े के साथ? तुम सब पागल हो गए हो, निकलो यहाँ से वरना मैं मार डालूंगी तुम सबको, निकलो। कहकर एकदम पगलों की तरह सब पर सम्मन फेंकने लगी, जिसके कारण उनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम इतनी घटिया हो जो सबके सामने हमें मारने की धमकी दे रही है? खुद एक बूढ़े आदमी के साथ सो रही हो, कितनी घटिया और बेशरम हो तुम। रिया का लगभग सारा नशा उतर चुका था, वो गुस्से से पागल हो रही थी। अचानक उसका ध्यान बेड पर गया, जहां सच में एक बूढ़ा आदमी था, जिसे वो अब तक अपने नशे में लड़का समझ रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके साथ तो वो लड़का था। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड थी, उसे अब खुद से घिन आ रही थी। अपनी हालत की भी चिंता नहीं थी उसे। वही वो बुद्ध आदमी जो एक मोटा और भद्दा दिख रहा था, वो एक फेमस डायरेक्टर था, जिसकी फिल्म लगभग फ्लॉप होती थी। उसने चालाकी से सारा इल्जाम रिया पर डालते हुए कहा, ये लड़की ही कल रात मेरे पास आई थी, ये सारी इसकी गलती है। कहकर वो जैसे तैसे वहां से भाग गया। वही रिया बस आवक से उसे देखते रह गई। वो गुस्से से लगभग अपना आपा खोते हुए अब सबको मरने लगी। न्यूज़ लाइव थी,
सभी उसकी एक एक हरकत को अच्छे से कैप्चर कर रहे थे। अचानक ही वहां पर बहुत सारे पुलिस के लोग आ गए और एक लेडी कांस्टेबल ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे बाहर ले जाने लगी। रिया बस चिल्लाए जा रहे थे, छोड़ो मुझे, हाउ डरे यू टू टच मी, तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, छोड़ो मुझे यू ब्लडी इडियट। उसकी बात सुन उस लेडी को बहुत गुस्सा आया। उसने धीरे से दांत पिसते हुए से कहा, मुझे गाली देती है, घटिया लड़की, तू चल थाने वही तुझे बताती हूँ। कहकर बिना कोई रहम किए उसे खींचते हुए ले जाने लगी। पीछे रिपोर्टर भी एक एक चीज कैप्चर कर रहे थे। होटल के स्टाफ तरह तरह के बातें कर रहे थे। कितनी घटिया लड़की है, चेहरा मासूम और हरकतें कितने बहियात, अभी उम्र ही क्या है इसकी, लेकिन देखो बुद्धे के साथ रंगलिया मना रही थी, ची। ऐसे ही बहुत सारी बातें रिया के कानों में गूंज रहे थे। उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था। पुलिस उसको खींचते हुए अपनी जीप के पास ले गई। वही उस होटल की कुछ दूरी पर एक ब्लैक लिमिटेड एडिशन कार खड़ी थी, जिसका शीशा धीरे से नीचे हुआ और अंदर बैठी अनामिका एक तक रिया का चेहरा देख रही थी। देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वही भीड़ से ठीक पीछे एक लड़का खड़ा था। ये वही था जो रिया के साथ क्लब में था। उसने अचानक से उस गाड़ी में अनामिका की तरफ देखा और हल्के से अपना सर झुका लिया। वो तुरंत उस भीड़ में गायब हो गया। अनामिका की नजरें उस पर ही थी। उसके होठों पर एक एबल स्माइल आ गई, जो मास्क के पीछे छुप गई। अनामिका ने फिर रिया को देखते हुए कहा, TCH.TCH.TCH। रिया मेहरा, ये तो शुरुआत है अभी से ही, ऐसे हालात। कहकर उसने अपना सिर सीट से टिका दिया और उसकी आंखों के सामने कुछ पल गुजर गए। स्मरण, अनामिका अपना सर पके वॉशरूम की तरफ जा रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जिसका मतलब साफ था, नशा उस पर हावी हो गया है। लेकिन कैसे? उसने तो बस जूस पिया था जो उसकी दोस्त रिया ने उसे दिया था। वो तो फ्रूट जूस था। अनामिका यहाँ कियारा और रिया यानी के साथ आई थी। उसकी दोस्त रिया मेहरा ने जिद करके उसे क्लब में लाया था, तो वो उसकी बात खुशी खुशी मान गई। मेरा सर इतना घूम क्यों रहा था, बस फ्रूट जूस ही तो पिया। कहते हुए वो लड़खड़ते कदमों से जा ही रही थी कि तभी किसी ने उसे एक रूम में धक्का दे दिया। अनामिका संभाल नहीं पाए और अचानक जमीन पर जा गिरी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कमर में चोट लगने के कारण वो उठ नहीं पाई। लेकिन फिर भी वो दरवाजे के पास गई और आवाज लगाना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई। वो डर कर पीछे हो गई। सामने खड़े शख्स ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, क्या मस्त माल का इंतजाम किया है मेरे लिए? तू सच में कितने नाजुक और मुलायम है। अनामिका आवाज से ही समझ गई कि ये कोई मिडिल एज आदमी है और नशे में है। उसने उसे धक्का देना चाहा, लेकिन नासा इतना हावी हो गया था कि ये वो कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो बाहर आए और वहां से भागने लगी। लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वही एक रूम के पास वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली को उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो जैसे ही उठने को हुई तभी उसे एहसास हुआ कि वो बेड पर है, लेकिन कैसे? इसे आगे वो कुछ सोच पाती कि तभी दरवाजा तेज आवाज से खुला और बहुत सारे रिपोर्ट अंदर आए और उसे बहुत सारे घटिया सवाल करने लगे। अनामिका को कुछ समझ नहीं आया। उसने अचानक अपने बगल में देखा तो ये वही रात वाला आदमी था, उसके साथ एक बेड पर था। वो शॉक हो गई। उसने खुद को देखा जो एक शर्ट में थी। वो यहाँ मीडिया उस पर एक के बाद एक सवाल उसकी चरित्र पर उंगली उठा रहे थी। अनामिका ने चिखते हुए कहा, बंद करो, बंद करो, ये सब झूठ है। मुझ नहीं पता मैं यहाँ कैसे आए और ये कौन है। अनामिका अच्छे से खुद को ऑब्जर्व किया। उसे समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल प्योर है। लेकिन इतनी देर में मीडिया ने उसकी इज्जत को बहुत आंचे दुनिया के सामने उछाला था। तभी पीछे उसके फ्रेंड रिया भी खड़ी थी। अनामिका को थोड़ी उम्मीद मिली कि रिया जरूर उसकी मदद करेगी। वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और उसका हाथ पाकर कुछ कहने को हुई कि तभी रिया ने उसे साफ धक्का दे दिया और कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम रिया मेहरा की दोस्त बनो। कितना घटिया हो तुम, पैसों के लिए बुद्धों के साथ सोती हो और नशे करती हो, छी। दूर रहो मुझसे, अपने गंदे हाथों से मुझे छूना भी नहीं। कहकर घिन से उसे देखने लगी। अनामिका अविश्वास से उसे देखने लगी। ये उसकी वही दोस्त थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। तभी वह राजेंद्र राठौर भी आ गए। उन्हें भी खबर मिल चुकी थी।
वो आते ही बिना अनामिका के सुने उसे थप्पड़ मारने लगे। वही अनामिका बस एकटक रिया को देख रही थी अल्पविरा में, जो उसके हालात पर मुस्कुरा रही थी। ये देख अनामिका के होठों पर कड़वी मुस्कुराहट फैल गई। बाद में कियारा ने उसे बताया था कि रिया ने ही उसे उस रूम में पहुंचाया था जिससे उसकी बदनामी हो। अनामिका ये सुनकर टूट सी गई। फ्लैशबैक एंड अंडरस्कोर। फोन की आवाज से अनामिका उन कड़वी यादों से बाहर आई। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें हद से ज्यादा डार्क थी। उसकी आंखों में रिया की देखकर कोई भाव नहीं थे। उसने सर्द लहजे में कहा, दोस्ती सभी रिश्तों में सबसे खास होती, तो क्यों न बर्बादी की शुरुआत भी किसी खास से किया जाए। कुछ पल रुक कर, ये तो बस सूरत है माय डियरेस्ट सो कॉल्ड फ्रेंड रिया। कहते हुए उसके होठों पर एक एविल स्माइल आ गई है। उसने फोन की तरफ देखा जहां एक मैसेज था, काम हो गया। उसने अपने गूगल्स लगाए और सीधे वहां से चली गई। कुछ ही देर में ये न्यूज़ आग की तरफ फैल गई थी। रिया मेहरा का स्कैंडल लगातार इंटरनेट पर वायरल हो रहा था। आखिर रिया एक फेमस चेहरा थी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने वाली थी, जिससे ये न्यूज़ और हाइप पर पहुंच गई थी। लोग लगातार उसे ट्रोल कर रहे थे। वही मेहरा इंडस्ट्री में संजीत मेहरा के हालात खराब हो रहे थे क्योंकि उनकी स्टॉक्स प्राइसेस लगातार मार्केट में गिरते जा रहे थे। उनकी बेवकूफ़ बेटी के कारण वो लगभग बर्बादी के कगार पर थे क्योंकि रिया के स्कैंडल के बाद किसी ने उनकी कंपनी के काले चिट्ठे मीडिया में लीक कर दिए थे। उन्होंने बहुत सारी इल्लीगल काम किए थे जो सब मीडिया में बाहर आ गए थे और उनकी कंपनी में रेड पड़ गई थी। हर तरफ मेहरा खंडन के बदनामी हो रहे थे। इन्वेस्टर्स के लगातार फोन पे फोन आ रहे थे। AR ग्लोबल एंटरप्राइजेस कंपनी के टॉप फ्लोर पर एक आलीशान केबिन में टीवी स्क्रीन पर वही मेहरा इंडस्ट्री और रिया की न्यूज़ चल रही थी, और वही अनामिका बड़े से ग्लास विंडो के पर खड़े पूरी मुंबई को देख रही थी, जो बहुत छोटे नजर आ रहे थे। उसने ब्लैक सूट पहना था और खामोशी से बाहर देख रही थी। तभी केबिन का दरवाजा खुला और शेरा अंदर आया और एक फाइल टेबल पर रखते हुए वही सीधा खड़ा हो गया और कहा, बॉस काम हो गया है, जैसा आपने कहा था। हमने मेहरा इंडस्ट्री के लिए वो ऑफर भेज दिया है। शेरा ने ध्यान से अनामिका को देखा जो उसकी तरफ अपनी पीठ किए खड़ी थी। अनामिका ने अचानक कहा, आई टोल्ड यू शेरा, बातें मन में नहीं रखने चाहिए। कहकर उसने हल्के से अपनी गर्दन टील की और शेरा को देखा। शेरा ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली क्योंकि अनामिका की आंखें बिल्कुल रेड थी और बहुत खतरनाक भी। उसने थोड़ा हिम्मत करके कहा, बॉस कॉर्पोरेशन इतना बड़ा है कि वो लाखों कंपनी को एक्वायर करता है, तो अपने मेहरा कंपनी जैसी छोटी कंपनी को इतनी बड़ी ऑफर क्यों दिया। अनामिका अपने चेयर पर आकर बैठ गई थी। उसने सामने रखे पेपरवेट को घुमाते हुए अजीब तरीके से कहा, सवाल बहुत करने लगे हो तुम। कहकर उसने शेरा को देखा, जिसे वो घबरा गया। वही अनामिका के होठों से कोने मुड़ गए। उसने कहा, वेल गुड ऑब्जर्वेशन। उसने उस पेपरवेट को घुमाते हुए सामने लगी स्क्रीन पर चलते न्यूज़ को देखते हुए कहा, राजेंद्र राठौर की कंपनी की सबसे बड़ी इन्वेस्टर मेहरा इंडस्ट्री है। कभी कभी टहनियों को काटना भी जरूरी होता है, बाकी तुम इतने तो समझदार हो ही। कहकर उसने एक नज़र शेरा को देखा जो शौक में खड़ा था। शेरा जो ध्यान से अनामिका के बातों को सुन रहा था, उसके आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो अविश्वास से अनामिका को देखकर मन ही मन कहा, आप सच में मास्टरमाइंड है बॉस। आपकी सोच वहां से शुरू होती है जहां लोगों की सोच खत्म होती है। इतना सोचकर ही उसे अब राठौर पर तरस आ रहा था। पता नहीं आगे क्या होगा उनका। और वो वहां से चला गया। वही उसके जाने के बाद अनामिका जो टीवी स्क्रीन की तरफ देख रही थी जिसमें रिया मेहरा की न्यूज़ चल रही थी, उसने चेयर से सर टिकाकर एक तक देखते हुए सर्द आवाज में कहा, बर्बादी मुबारक हो डियर बेस्टी। कहकर वो हंसने लगी। उसका और हद से ज्यादा खतरनाक हो गया था। कल के आए न्यूज़ के कारण राजेंद्र जी और राघव बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि मेहरा कॉर्पोरेशन उनकी कंपनी का सबसे बड़ा पार्टनर था, जिसकी कंपनी रातों रात बर्बाद हो गई थी। और एक और न्यूज़ जो सुर्खियां बटोर रही थी, ग्लोबल ने मेहरा कॉर्पोरेशन को एक्वायर कर लिया है, तो चीजें अब उनके हिसाब से चलेंगे और बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया है रातों रात, जो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थे। इसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता था, लेकिन सारे लोगों में ये चर्चा का मुद्दा बन गया था कि मिस्र तेजी से मुंबई को भी अपने कंट्रोल में ले रही है। राघव और राजेंद्र स्टडी रूम में थे और इन्हीं बातों को डिस्कस कर रहे थे।
वो रात से ही स्टडी में थे। कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था इन चीजों में। वही बाहर लिविंग हॉल में सभी नौकर इधर से उधर दौड़ रहे थे। तभी रागिनी जी ने घर के बटलर से कहा, अरे शंभू, मैंने जो कहा था वो सारी चीजें रेडी है ना? और ऊपर का फ्लोर अच्छे से साफ कर दिया है ना तुमने? मैं बता रही हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वही दादाजी के चेहरे पर भी अलग ही रौनक थी। उन्होंने रागिनी जी को शांत कराते हुए कहा, अरे भाग्यवान, थोड़ा सांस तो ले लीजिए आप। कब से लगी हुए है, सारी चीजें हो गई है, मैंने खुद चेक किया है। अरे कैसे शांत हो जाओ, देखिए जरा वहाँ वो फूलों का गुलदस्ता चेंज ही नहीं हुआ। आपको पता है न उसे गुलाब कितने पसंद है। इतना कहकर वो फिर कामों में लग गई, जिन्हें देखकर विशंभर जी ने हंसते हुए सर हिला दिया। भाभी, ये डैड और माँ को हो क्या गया है? आज से पहले इतना खुश मैंने इन्हें देखा ही नहीं। क्या कोई खास आने वाला है? लेकिन ऐसा कौन आने वाला है जिसके लिए इतने सारी तैयारियां हो रही है? कामिनी ने अपने बगल में खड़ी सीता जी से पूछा, जो खुद कंफ्यूज थी क्योंकि सुबह से ही उनके सास ससुर दोनों पूरे घर को सर पर उठे हुए थे। उसने जानने की भी कोशिश की थी, लेकिन विशंभर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इंतजार करने बोला। उन्होंने ने वैसे भी इन सब से बात करना कब का छोड़ दिया था। सीता जी ने थोड़ी मायूसी से कहा, मुझे नहीं पता कामिनी, मैंने पूछा था माँ पिताजी से पर उन्होंने कुछ बताया नहीं ठीक से। हो सकता है उनके कोई खास आने वाले हैं। सीता जी उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन दादी जी ने साफ कहा था उन्हें मदद की जरूरत नहीं। वही सीढ़ियों के पास खड़ी कियारा को अलग ही बेचैनी हो रही थी। उसने मन में कहा, ऐसा भी कौन खास आने वाला है जिसके लिए दादी ने ऊपर 4th फ्लोर साफ करवाया है, जहां वो किसी को जाने नहीं देती। ये सच था, 4th फ्लोर बहुत खूबसूरत था। एक दिन वो बस ऐसे ही उस फ्लोर पर गई थी, लेकिन वह इतनी शांति और खूबसूरत को देखकर उसने वहां रहने का डिसाइड कर लिया और इसके लिए जिद भी की थी। लेकिन उस दिन रागिनी जी ने उसे बहुत सुनाया था और वॉर्न भी किया था, उस फ्लोर पर आगे से न जाए कोई भी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई थी वहां जाने की और परिवार के कोई भी लोग वहां नहीं जाते थे। लेकिन आज उसे फ्लोर को फिर से क्लीन किया गया था। पर सवाल था, अंडस को कौन है इतना खास? कियारा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे इंसान से भी चीड़ हो रही थी, जिसके लिए इतना कुछ किया जा रहा था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इसलिए दांत पिसते हुए वो नीचे आ गई। उसे भी जानना था आखिर कौन आने वाला है, उसे वो अच्छा सबक सिखाएगी। विशंभर जी 12 बार टाइम देख रहे थे और धीरे से बुदबुदाए, अभी तक आया नहीं वो? कहीं उसने इरादा तो नहीं बदल दिया? नहीं नहीं, उसने कहा है अंडस को वो जरूर आएगी। अब तक राघव और राजेंद्र भी नीचे आ गए थे। उनके चेहरे पर भी कंफ्यूजन थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। कियारा ने कुछ सोचा और हल्का मुस्कुराते हुए रागिनी जी से पूछा, दादी माँ आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आपके लिए इतना काम करना सही नहीं। अंडस को उसकी बात सुन सभी उसे एडमायर करने लगे कि उसे अपनी दादी माँ की कितनी चिंता है। लेकिन रागिनी जी के भाव बिगड़ गए। उसने थोड़ा रूखे अंदाज से कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है और मुझे दादी मत कहा करो। वो आज ज्यादा बहस इन लोगों से फिलहाल अभी नहीं करना चाहती थे, इसलिए उन्होंने मुंह मोड़ लिया। वही उनकी रुड आवाज सुनकर सभी ने कियारा की तरफ देखा, जिसके आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं गुस्से और बेइज्जती के। लेकिन सबको लगा कि जैसे उसे रागिनी जी की बातों से बहुत बुरा लगा है। अभी सीता जी कुछ बोलती उससे फ्ले ही बाहर से गाड़ियों के रुकने के आवाज आए। दादी जी और दादाजी का चेहरा खुशी से झूम उठा। उसके चेहरे पर न बयां करने वाली खुशी झलक रही थी। वो दोनों जल्दी से खड़े हुए और तेज कदमों से बाहर की तरफ आए। वही बाकी सब ये देख और भी कंफ्यूज और थोड़ा क्यूरियस हो गए कि कौन आया है, इसलिए सभी उनके पीछे गए। वही बाहर 2 लिमिटेड एडिशन के कार्स आकर रुके, जिसकी चमक ऐसी थी कि ये वहां मौजूद लोगों के आंखों में चुभ रहे थे। राजेंद्र और सीता जी के धड़कने हल्की तेज हुई। न जाने कौन आया है। अंडस को हवा का रुख जैसे हल्का सा दबाव भरा हो गया, जैसे आने वाले तूफान की गवाही दे रहा हो। ठीक उसी वक्त ड्राइवर कार से बाहर आया और ग्रेसफुली पीछे का दरवाजा खोला और साइड होकर अपने सर सम्मानपूर्वक झुका लिया। तभी 2 खूबसूरत कदम बाहर गाड़ी के बाहर निकले और एकदम से अंदर से एक छोटी लड़की बाहर आई, ऑफ वाइट टॉप के साथ ब्लैक डेनिम जीन्स। चेहरा ऐसा ही खुद चांद धरती पर उतर आया हो, लेकिन उसकी मौजूदगी सभी को घुटन भरी लग रही थी।
जितना मासूम चेहरा उतना ही खतरनाक ऑरा अंडरस्को। जिस एक पल के लिए बगल में खड़ा ड्राइवर तक कांप गया। वही उसकी खूबसूरती को देखकर सब एक पल के लिए चौंक गए। राघव और राजेंद्र जी गौर से उस चेहरे को देख रहे थे जिस उनके कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। वही कियारा उसे देखकर एक पल के लिए ठिठक गई, क्योंकि सामने खड़ी लड़की की खूबसूरती के मुकाबले वो एवरेज से भी दूर दूर तक कहीं नहीं थी, जिससे उसे उस लड़की से अजीब सी जलन और नफरत हो रही थी। वही सभी ये अब जानने के लिए बेताब थे कि ये छोटी लड़की कौन है। तभी दादाजी और दादाजी जल्दी से उसके पास आए। उस लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने धीमे से कहा, दादू, दादी माँ, देखिए मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। वही विशंभर जी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तैर गई और आंखें नम। उसने उसे गले से लगा लिया और प्यार से कहा, प्रिंसेस, तुम कुछ ज्यादा ही शैतान हो गई हो। तभी दादी ने अनामिका को पुकारा, अनु मेरी बच्ची, कहकर उसे गले लग लिया। अनु अंडस्को, प्रिंसेस अंडस्को, सभी के उपमानों बम सा फट गया। पूरा राठौर परिवार जो पीछे खड़ा था, सभी को जैसे सांप सूंघ गया हो। आंखें चौड़ी हो गई। सभी अपनी जगह पर जम गए थे। चेहरे पर अलग अलग और अजीब से भाव आ गए, दर्द, नफरत, आश्चर्य और बहुत कुछ। अंडस्को, वही कियारा की तो लगभग आंखें ही बाहर आने को हो गई थी। उसकी सांसें तेज चलने लगी। घबराहट, डर, नफरत, बेचैनी उसके चेहरे पर बखूबी देखे जा सकते थे। ये कैसे हो सकता है? अनामिका, उसने हकलते हुए कहा, और बगल में खड़े सभी लोगों के जहन में ये नाम जैसे एक तीर की तरह सीने में लगी हो। वही अनामिका ने जो अब तक अपनी दादी माँ से अलग हो गई थी। उसने तिरछी नजरों से पीछे खड़े लोगों को देखा और उसके उड़े हुए चेहरे का रंग देखकर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई, जिसने उसे बड़ी से चालाकी से छुपा लिया। तभी दादी माँ उसे अंदर लाते हुए कहा, अनु बच्चे, अंदर चलो। अनामिका ने बस हल्के से अपना सिर हिला दिया, लेकिन राजेंद्र और सीता बाकी सभी के नजरें उस पर टिकी हुई थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हो, पर मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। दादी जी सबसे पहले अनामिका के आरती उतारी और उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर आई। अनामिका गौर से उस घर को देख रही थी। कुछ पुरानी दर्दनाक याद कुछ पल उसकी आंखों से गुजर गए। थप्पड़, तिरस्कार, घिन भरी नजरें, कड़वी बातें जो सीने को चिर दे, सब कुछ एक रील की तरह आंखों के सामने से गुजर गए। वही सीता जी और राजेंद्र ने ये बात नोटिस की कि अनामिका ने उनमें से किसी की तरफ देखा तक नहीं। क्या वो उन्हें भूल गई है? क्या वो उसे दिख नहीं रहे हैं? तभी कियारा, जो अब तक सदमे में थी, उसने अपने माँ बाप भाई सभी को गौर से देखा जो गौर से अनामिका को देख रहे थे। उसके अंदर ये देख अजीब सा गुस्सा भर गया, जैसे कोई कीमती चीज उससे दूर जा रही है। नहीं अनामिका, एक बार फिर से नहीं। मैं दोबारा तुम्हें मुझसे कुछ छीनने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। अंडस्को, नफरत और घिन उसके चेहरे पर उतर आई। उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन ठीक किया और मन ही मन कुछ खतरनाक सोचा, और अपने चेहरे पर आंसू और दर्द भरे एक्सप्रेशन लेकर तुरंत अनामिका के पास पहुंच गई। वही अनामिका जो उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी, उसे पता था कि कियारा पीछे है। उसके होठों के कोने ऊपर की तरफ हल्के मुड़े और एक खतरनाक चमक उसकी आंखों में नजर आया, जो अंडस्को यकीनन कियारा के लिए अच्छा तो बिल्कुल नहीं था। 1.2.3. DRAMA बिगिन। उसके इतना कहते ही कियारा ने पीछे से उसका हाथ पाकर कर थोड़े जोर से कहा, दीदी आप सच में हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा दीदी। कहाँ चली गई थी आप? बताइए, क्या आपको हमारी इतनी भी याद नहीं आई? कहकर उसने अनामिका के हाथों पर अपनी पाकर हद से ज्यादा मजबूत की हुई थी और लगातार आंसू बहाई जा रही थी, जैसे सच में वो कितनी प्यारी छोटी बहन है, जो इस उम्मीद में थी कि कब उसकी बहन वापस आएगी। उसको इतना रोता हुआ देखकर सभी को थोड़ा बुरा लगा। तभी सभी को अनामिका की सर्द आवाज सुनाई दी, लीव माई हैंड। उसकी आवाज इतनी गहरी और सख्त थी कि एक पल के लिए सभी कांप उठे। माहौल अजीब सा तनाव भरा हो गया। कियारा तो पहली बार किसी की इतनी खतरनाक आवाज सुनी थी। उसने खुद को सहला और कश के अनामिका का हाथ पकड़ लिया। इस बार तो वो उसकी हाथों में अपने नाखून गिरने लगी ही थी कि तभी कट कट कियारा दर्द से चिल्लाए। कियारा के चीखने की आवाज सुनकर सभी एक पल के लिए सुन्न हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि अंडस्को आखिर हुआ क्या।
वही कियारा जमीन पर गिरी हुई अपने हाथ पकड़े दर्द से चिखे जा रही थी, क्योंकि अनामिका ने बिना रहम किए एक झटके से उसका हाथ मरोड़ दिया था। कियारा AAA प्रिंसेस चिल्लाते हुए सभी उसकी तरफ दौड़े। कियारा बच्चे क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रही है बच्चे? अंडस्को राधिका जी पैनिक करते हुए बोली। वही कामिनी ने भी कहा, हाँ प्रिंसेस आप चिखी क्यों और रो क्यों रही है? लेकिन कियारा बस अपना हाथ पकड़कर रोए जा रही थी। वही राघव ने सबसे पहले कियारा को गोद में उठाया और बिना देर किए सोफे पर बैठाया। प्रिंसेस शांत बच्चा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, अंडस्को भाई है ना? कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसके चेहरे पर अपनी नाजुक बहन को देखकर दर्द उमड़ आया। सभी बहुत परेशान हो गए और डर गए। लेकिन जैसे ही उसने कियारा का हाथ पकड़ना चाहा, कियारा एकदम से कांप गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, भाई, मॉम, डैड, दीदी ने मेरा हाथ तोड़ दिया, डैड उन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया। बहुत दर्द कर रहा है, दुख रहा है मुझे, मेरा हाथ। भाई अंडस्को कहकर जोर जोर से रोने लगी। वो अपना हाथ ही मूव नहीं कर पा रही थे। वही उसके बाद पहले तो किसी को समझ नहीं आए, लेकिन गौर से सुनने पर समझ आया कि वो अंडस्को कह क्या रही हैं। राजेंद्र जी ने धीरे से कहा, हाथ तोड़ दिया, और सभी ने मुड़ कर गुस्से और नफरत से अनामिका को देखा, जो आराम से वही पिलर से टिककर खड़े उन लोगों का ड्रामा एंजॉय कर रही थी। वो अपनी पैंट के पॉकेट में हाथ डाले ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल शांत, बेपरवाह, लेकिन वैसी खतरनाक। कामिनी ने नफरत से उसे देखा और गुस्से से कहा, देखा भाभी, ये मनहूस लड़की ने जैसे ही घर में कदम रखा आते ही हमारी कियारा को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने अनामिका की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। वही राघव तो बस गुस्से से अनामिका को घूरे जा रहा था, जिसने आते ही उसके प्रिंसेस को जख्मी कर दिया बिना कोई गलती के अंडस्को। तभी अनामिका, जो अब तक चुप थी, उसने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, मिसेस लाउडस्पीकर क्यों फटे हुए ढोल की तरह चिल्ला रही हो, आप थोड़ा कम बोलो। फिर थोड़ा रुक कर, वो क्या है ना आपकी कोई जैसे बेसुरी आवाज से मेरे कान खराब हो जाएंगे, यू नो वॉट आई माइन। पहले अपनी नाजुक गुड़िया को सहलो, कहीं टूट न गई हो, लगता है कुछ ज्यादा ही नाजुक है। अनामिका ने बिल्कुल जहरीले तरीके से शहद मिलाकर कहा, और उसके होठों पर एक सार्कास्टिक मजाक उड़ाने वाली हंसी थी, जैसे सामने वाले इंसान को बिना जहर दिए ही अपनी तीखी जुबान से ही जहर का स्वाद चखा रही हो। वही उसके इतनी बदतमीजी से बात करते देख अंडस्को राजेंद्र जी ने गरजते हुए कहा, बकवास बंद करो, क्या तुम में बात करने की तमीज नहीं है? ये किस लहजे में बात कर रही हो और ये क्या घटिया टोन है तुम्हारी? वो तुमसे बड़ी है, तमीज से बात करो और माफी मांगो अभी। अच्छा, तमीज और माफी, कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसी में एक मजाक था, जैसे किसी ने एक घटिया जोक मारा हो। फिर खुद की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, और क्या कहा आपने, बदतमीज? वेल गुड ऑब्जर्वेशन, मैं तो पैदा ही बदतमीज हुई हूँ। अंडस्को, इसमें पूरी गलती मेरी नहीं, मुझे पैदा करने वालों की है, क्योंकि वो खुद ही महाबदतमीज और थर्ड क्लास लोग थे। वही उसकी इतनी कड़वी बातें सुनकर राजेंद्र जी को बहुत गुस्सा और सीने में एक अजीब सा दर्द हुआ और वो गुस्से से कांप गए। ये लड़की उनकी बेटी, ये उन्हें घटिया और बदतमीज कह रही है क्या? ये इतनी बदतमीज कैसे हो गई है? वही कियारा ने जब सबको अपने तरफ से अनामिका पर गुस्सा करते देखा, वो बहुत खुश हुई। लेकिन जब उसने अनामिका की इतनी तीखी जुबान सुनी, तो वो भी एक पल के लिए तो अपना रोना छोड़ उसे ही अपनी फटी आंखों से देखने लाई। ये वो मासूम अनामिका बिल्कुल नहीं थी जिसे वो बचपन से जानती थी। ये तो कुछ अलग ही बन गई है। वही कामिनी ने जब अपने लिए लाउडस्पीकर और फाटा हुआ ढोल सुना, तो उसे बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। आज तक वो सबकी इंसल्ट करती फिरती थी, लेकिन पहली बार किसी ने उसे इतने गंदे तरीके से इंसल्ट की थी। वो गुस्से से लाल हो गई थी। उसने दांत पिसते हुए कहा, तुम घटिया बेशर्म लड़की, एक तो तुमने कियारा को चोट पहुंचाया और लेडी क्रो, मैंने अभी कहा मुझे बकवास नहीं सुननी। एंड डोंट मेक टू रीप माई सेल्फ। और क्या कहा? आपकी प्यारी कियारा को चोट पहुंचाया? तो हाँ पहुंचाया, क्योंकि आपकी इस मेकअप की दुक्कन को एक बार में बात समझ ही नहीं आती। फिर उनकी आंखों में देखते हुए कहा, वो तो पहले से ही गिरी हुई है, और अगर थोड़ा सा गिर गई अंडस्को तो क्या फर्क पड़ता है अंडस्को ना। कियारा का खून खौल गया अपने लिए मेकअप की दुक्कन सुनकर। वो लाल आंखों से अनामिका को देखने लगी, लेकिन क्या अनामिका को फर्क पड़ा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। राधिका जी, जो अब तक गुस्से से उसकी बातें सुन रही थी, उनका सब्र जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से से कहा, छोटी बहन है तुम्हारी, लेकिन तुम आज भी मेरी बच्ची को चोट पहुंचाने पर तुली हो। तुम हमेशा से बदतमीज थी, जरा भी शर्म नहीं है तुम में बड़ों से कैसे बात करते हैं। तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कहकर आगे बढ़ते हुए तुरंत अपना हाथ अनामिका को मारने के लिए उठाया ही था कि तभी अंडस्को पीछे खड़े दादा दादी की सांसें एक पल के लिए थम गई। वो कुछ कहते उससे पहले ही अनामिका ने तुरंत ही राधिका जी का हाथ पकड़ लिया। इस वक्त उसके चेहरे के भाव बिल्कुल शून्य थे, एकदम भावहीन और शांत। उसके आसपास का ऑरा हद से ज्यादा खतरनाक हो गया और आंखें जैसे आग उगल रही थी। वही राधिका जी के चेहरे पर डर के भाव उमड़ आए, क्योंकि अनामिका की ये ग्रिप हद से ज्यादा टाइट थी। छोड़ो मेरे हाथ, अंडस्को बदतमीज लड़की। उनके मुंह से मुश्किल से ये कुछ शब्द फूटे। वही अनामिका ने सर्द लेकिन बेहद ही गहरे आवाज में उन्हें देखते हुए कहा, हाउ डेयर यू मिसेस राठौर। उनकी इतने कोल्ड आवाज सुनकर तो राधिका जी की रीढ़ की हड्डी तक में सिरहन-सी दौड़ गई। सामने खड़ी लड़की उन्हें कांपने पर मजबूर कर रही थी। राधिका जी ने हैरानी और डर के मिली-जुले भाव से अनामिका की तरफ अविश्वास से देखा। उनके जेहन में उसकी एक बात अटक गई, मिसेस राठौर। राघव और राजेंद्र जी ने जब राधिका जी को दर्द में देखा तो वो जोर से चिल्लाए, अनामिका आवाज नीचे, मिस्टर राठौर आवाज नीचे। मुझे मेरे सामने ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं और मुझे अपने बातें रिपीट करने की आदत नहीं। कहकर अनामिका ने अपने लाल आंखों से उन्हें घुरा। वही उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुनकर और अनामिका के इतनी डरावनी आंखें देखकर एक पल के लिए सभी का दिल दहल गया। इतनी सी उम्र में कोई इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। पता नहीं अनामिका की बातों में एक ऐसा गहरा दबाव था कि उनकी आवाज खुद ब खुद धीरे हो गई। राघव ने गुस्से और नफरत से देखते हुए कहा, माँ का हाथ छोड़ो, वो तुम्हारी हमारी है, समझी? और ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम सबसे? तुम ज्ञान कुछ ज्यादा ही देते हो। तुम्हें तो कोई साधु होना चाहिए, लेकिन अफसोस यहाँ अपनी प्यारी बहन का चमचा बनने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी तो नहीं। और क्या कहा माँ? अनामिका ने एक घिनन भरी नजरों से उसे देखा। उसे इस इंसान से हद से ज्यादा नफरत थी। एक भाई अपनी बहन को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इस इंसान ने बिना एक पल सोचे उसे मौत के मुंह में भेज दिया। अनामिका को वैसे भी किसी से उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद अपने बड़े भाई से थी। लेकिन खैर, वही अपने लिए अनामिका की आंखों में इतनी नफरत और घिनन देखकर राघव एक पल के लिए ठिठक गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। तभी अनामिका ने सामने खड़ी औरत को बिना किसी भाव के देखते हुए कहा, कौन माँ? मेरे माँ बाप तो जब मैं 4 साल की थी तभी मर गए हैं। उसकी बात सुन राधिका जी जर रह गई। अनामिका ने झटके से उनका हाथ झटक दिया और दूर धक्का दिया, जैसे कोई गंदी चीज छू ली हो। राधिका जी बस आवक सी उसे एक तक देख रही थी। वही राजेंद्र जी और कमीनी ने जल्दी से उन्हें संभाल लिया। कियारा भी जल्दी से राधिका जी के पास आए अनामिका की तरफ देखते हुए कहा, दीदी आप ऐसे कैसे मॉम को धक्का दे सकती है? वो हमारी मॉम है, आप उन्हें मारा हुआ कैसा कह सकती है? माना कि आप हमसे नाराज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी इंसल्ट करें। वो एक बहुत ही अच्छी बेटी होने का किरदार बखूबी निभा रही थी। वही अनामिका ने उसे देखते हुए सर्द लहजे में कहा, मिस फ्रॉक बहुत बोलती हो तुम सच में, और ये आंसू की टंकी लाती कहाँ से हो? जब देखो बिना किसी रोक टोक के बहने लगते हैं। और तुम जैसे कचरे की इतनी औकात नहीं है कि मुझसे सवाल करो। मेरे इतनी भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुम जैसी गंदी नाली के मेघ के सवालों का जवाब दूं। फिर राधिका जी और राजेंद्र जी के तरफ देखते हुए कहा, ये घटिया औरत और ये 3rd क्लास आदमी तुम्हारे जैसे कचरे के माँ बाप होना ज्यादा सूट करते हैं। अगर माँ बाप ऐसा होते हैं तो बच्चे अनाथ ही सही। वही इतनी कड़वी बात सुन इस बार कियारा की आंखों में सच में आंसू बहने लगे। इतनी घटिया तरीके से किसी ने आज तक उसकी इंसल्ट नहीं की थी। वो घर में सबकी लाडली और एकलौती बेटी बनकर रही थी। बचपन से ही सभी ने उसे पंपर किया था। उससे ऊंची आवाज में बात तक आज तक किसी ने किया था। ये सब सुनना सच में उसके लिए काफी शर्मनाक था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और अपनी गुस्से भरी नजरों एक बस अनामिका को घूरे जा रही थी, जैसे नजरों से ही मार डालना चाहती हो। लेकिन उसने खुद को सहला और मन ही मन कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया अनामिका, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी।
कहकर वो रोती हुई राधिका जी से लिपटते हुए कहा, दीदी आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है दीदी? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ आप इस घर की असली बेटी है, मैं नहीं। मैं चली जाऊंगी यहाँ से बहुत दूर, प्लीज मेरे कारण सबसे नफरत मत कीजिए दीदी। मैं तो हूँ ही अनाथ। कहकर जोर जोर से रोने लगी, जैसे उस पर दुखों का पहाड़ा टूट पड़ा हो। अनामिका ने उसकी इतनी बेहुदा और घटिया एक्टिंग देखकर अपनी आंखें रोल की। ये बेवकूफ लड़की सच में बहुत इरिटेटिंग थी। वही राधिका जी जो अब तक अनामिका को अवाक होकर देख रही थी। जैसे ही कियारा को रोते हुए देखा, उनके एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। आखिर वो और बाकी सब कियारा को बहुत प्यार करते थे। उसकी आंखों में आंसू तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी उन्हें। वो अब गुस्से से अनामिका को देख रही थी। अभी तक जो गिल्ट की भावना उनके मन में थी सब जैसे हवा हो गई। उन्होंने उठते हुए कियारा को सहला और प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और खबरदार जो तुमने खुद को अनाथ कहा मेरी बच्ची, तुम मेरी बेटी हो समझी, और हमेशा रहोगी। हाँ प्रिंसेस भाभी सही कह रही है, तुम्हें किसी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा भी घर है। प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कामिनी जी ने उसके आंसू पोंछते हुए अनामिका को घूरते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र अनामिका की कोल्ड आंखों पर गई, वो हड़बड़ा कर चुप हो गई। उनकी ऐसे रिएक्शन देखकर अनामिका के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गई। वही कियारा तो मन ही मन खुश हो रही थी, और अपनी तिरछी नजरों से उसने अनामिका को देखा। उसने ही नहीं सबने एक नज़र अनामिका को देख, लेकिन जो सामने देखा उससे सब आवाक रह गए, और गुस्से से अनामिका को घूरने लगे। किसी को विश्वास नहीं हुआ अनामिका ऐसा कुछ करेगी। सभी ने मुड़कर अनामिका की तरफ देखा, जो आराम से सामने रखे सोफे पर बैठी अपने दोनों पैर टेबल पर रखे हुए आराम से एप्पल खाते हुए उन लोगों को देख रही थी। और ऐसे देख रही थी जैसे कि सामने शो चल रहा हो, जिसमें वो इमोशनल सीन देखकर भी आंसू न आए। एक पल के लिए दादा दादी भी उसे ऐसे टेंशन फ्री देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। वाकई उनकी पोती इनक्रेडिबल है। मतलब कोई दूसरा अगर होता तो वो कब का हॉट हो गया होता, लेकिन उनकी पोती सामने बालों का खून जलाने में जबरदस्त है। दोनों आराम से अब निश्चिंत होकर अपनी प्यारी पोती के कारनामे देखने में पूरी तरह से मसरूफ हो गया। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था इन नालायकों की बीजाटी होता देखकर, और अपने बेवकूफ़ परिवार पर गुस्सा भी आ रहा था। इन बेवकूफ़ और दिमाग से पैदल लोगों ने उनकी पोती का वेलकम खराब कर दिया था, और साथ में दया भी। ऐसे हरकतें करके वो बाद में बहुत तकलीफ से गुजरने वाले थे। लेकिन कुछ लोग गुस्से से जलकर राख हुए जा रहे थे। सामने राजेंद्र जी, सीता जी और राघव हैरत और गुस्से से अनामिका को देख रहे थे। वही कामिनी और कियारा लगभग गुस्से से अनामिका को घूरे जा रहे थे। मतलब वो लोग यहाँ अपना दुख और दर्द दिखा रहे हैं, और ये लड़की उन्हें मजाक समझकर आराम से खाते हुए उन्हें देख रही है, जैसे वो कोई उसका एंटरटेनमेंट शो हो। क्या वो लोग मजाक थे? तो जवाब है हाँ, वो लोग मजाकी थे। राघव अनामिका को इस तरह देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और लगभग अनामिका के सामने जाकर चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बदतमीज हो, जो अपनी माँ तक को चोट पहुंचा सकती है। तुमसे लाख गुना अच्छी कियारा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बहन नहीं हो अंडिस्को। अनामिका जो अभी तक उसकी बकवास सुने जा रही थी, उसने अजीब नजरों से उसे देखते हुए कहा, मिस्टर बहन के चमचे, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं, शायद तुम्हारे कान खराब है। मैंने एग्जैक्ट 2 मिनट पहले कहा कि मेरी माँ मर चुकी है, तो तुम किसे चोट पहुंचने की बात कर रहे हो? और जब माँ ही नहीं है तो भाई कहाँ से आया? तुम्हारी एकलौती कचरा बहन वहां पड़ी है, देखो ध्यान से। अनामिका ने कियारा की तरफ इशारा और राघव को ऊपर से नीचे देखकर घिन भरी नजरों से देखकर कहा, और मुझसे अपना रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें न तुम्हारी इतनी औकात है। उसने नफरत से उसे देखते हुए कहा, जिसे राघव गुस्से से कंपने लगा। वो ही नहीं, सभी गुस्से से अनामिका को देखने लगे। सीता जी ने उठते नफरत से उसे देखते हुए कहा, सही कहा राघव ने, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ से चली गई थी। क्यों आए यहाँ हमारी जिंदगी में जहर घोलने? जहाँ थी वही रहती। मुझे अब खुद से घिन आती है, जो अंडिस्को। मैंने तुझ जैसी औलाद को अपनी कोख से जन्म दिया, कहकर वो गुस्से से लगभग कांपने लगी। उन्हें नहीं पता था उन्होंने कितनी बड़ी बात अपनी खोखली नफरत में कह डाली।
जो अनामिका का ट्रिगर पॉइंट थी। वही उसकी इतनी घटिया बात सुनकर रागिनी जी उसे देखते गुस्से से बोली, सीता बहू, अपने शब्दों पर लगाम दो, कहीं यही तुम्हारी बर्बादी का कारण न बन जाए। अरे अंडस्को, कैसे माँ हो तुम, जो अपनी खुद से बेटी ऐसी बातें कहते हुए तुम्हारी जुबान नहीं कांपी। ची, तुम माँ के नाम पर कलंक हो। कलंक। बोलते हुए वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जो दादाजी ने जल्दी से उन्हें पानी पिलाया और शांत किया। तभी सभी को एक सर्द और गहरी आवाज सुनाई दी। लगता है अपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, या यहाँ सभी के कान खराब है। सभी ने आवाज की तरफ देख तो खौफ से भर गए, क्योंकि इस वक्त अनामिका की आंखें हद से ज्यादा लाल थी। उसके आसपास का ऑरा भी बिल्कुल अलग हो गया था, खतरनाक और डरवनी। अनामिका ने राधिका जी को घूरते हुए कहा, अंडस्को, और आप किस माँ की बात कह रही है? अंडस्को, वो माँ जो अपने सगी बच्ची को छोड़कर किसी सड़क से उठाए पराए औलाद के सामने ये कहती है कि वो अनाथ है। उस माँ की बात कह रही है आप, जो अपने सगे बच्चे को सबके सामने मनहुष बोलती है, जिसके वापस आने पास उसे एक पल की भी ममता उसकी माँ से नसीब न हुई हो, या उस माँ की जो अपनी सगी औलाद के साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। क्यों अंडस्को? क्योंकि उसकी गोद ली हुई बेटी रोए न। वो माँ जो अपनी सगी औलाद के दुख में उसके आंसू तक नहीं पोंछे, बल्कि उसके दुखों का कारण बनी। अंडस्को बिना गलती के उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वो बच्ची टराकती रही बस 2 पल मीठे बोल के लिए, लेकिन अपनी माँ, बाप, भाई के प्यार के लिए तड़पती रही, तरसती रही। लेकिन उसका सुख और घटिया परिवार एक बच्ची को बस सजा देते रहा और किसी कचरे की तरह ठुकरा दिया। ये परिवार और ये अपने आप को माँ कहने बली औरत, जिसने कभी ये जानने तक की कोशिश नहीं की कि उसकी एकलौती बेटी इतने सालों कहाँ है, किस हाल में है, मर गई या जिंदा है अंडस्को। और आज सभी ये जताने पर तुले हैं कि मैं उन्हें आदर दूं, पूजा करूं, सम्मान दूं उनको। अंडस्को, हाँ। बोलते हुए उसने टेबल पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वो शीशे का बना टेबल चकनाचूर हो गया। अनामिका गुस्से से कांप रही थी, जिससे सामने खड़े खड़े सभी थरथर कांप गए। उसके ऐसे रूप को देखकर किसी को इस चीज की उम्मीद नहीं थी। किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वहां बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। अनामिका ने लगभग गरजते हुए कहा, अगर माँ ऐसे होती है तो अच्छा था, मैं अनाथ ही ठीक थी। अगर परिवार ऐसा घटिया होता है तो भगवान सबको अनाथ ही बनाए। उसने पास रख वाज एकदम से जामन पर पटक दिया और सबको अपनी लाल आंखों से घूरते हुए सर्द आवाज में कहा, और खबरदार, जो मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी की तो मेरा तुम जैसे दोगले लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, जो 2 चेहरे लेकर घूमते तो। और याद रहे, ये मेरे दादा दादी का घर है, तुम्हारा नहीं। और मैं यहाँ सिर्फ अपने दादा दादी से मिलने आए ही, न कि कोई बेहुदा बेमतलब का रिश्ता जोड़ने। उसने एक नज़र उन सभी घटिया लोगों पर डाली। फिलहाल उसका बस चलता तो अभी के अभी इन सभी को मौत के घाट उतार देती, लेकिन इतनी आसान मौत ये डिजर्व नहीं करते, न ही वो देने वाली थी। खैर, उसने अपने दादा दादी को देखा जो नाम आंखों से उन्हें देख रहे थे। उसने अपनी पलकें झपका दी। फिर उसने एक नज़र सब पर, अपनी गहरी नज़र जिससे सभी कांप गए। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी अनामिका की आंखों में देखने की। और वही अनामिका गुस्से से सीधे ऊपर की तरफ जाने लगी। सीता जी, राजेंद्र जी, राघव, कामिनी सभी उसे खौफ भरी नजरों से देख रहे थे। कियारा तो एक तरफ डूबती हुई खड़ी थी, वो तो खरे खरे अब भी कांप रही थी। तभी सीढ़ियां चढ़ते हुए अनामिका अचानक रुकी और बिना पलटे ही कहा, और याद रहे, मुझे अपने सामने ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं, इसलिए अगली बार अपनी आवाज नीचे करके बात करना, वरना। इतना कह करे वो चुप हो गई। वही उसकी बातों में छुपी वार्निंग किसी से छुपी नहीं थी, सीधा मतलब था अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कहकर वो सीधा 4th फ्लोर की तरफ बढ़ गई, और अचानक ही उसकी चेहरे के भाव बदले और उसके फेस पर एक रहस्यमय और तिरछी मुस्कुराहट आ गई, जिसका साफ मतलब था ये सब उसने जानबूझकर किया और आगे अब बहुत कुछ होने वाला था। अंडस्को, अनामिका सीधे 4th फ्लोर पर जाकर गौर से हर तरफ हर एक चीज को बारीकी से देख रही थी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि ये सारी डेकोरेशन वगैरह सब उसके दादा दादी ने करवाया है। वो आराम से पूरा फ्लोर एक्सप्लोर करती है, उसके बाद वो सीधा अपने रूम में जाती है। सब कुछ बिल्कुल उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग था। दीवार पर किए गए पेंट से लेकर बालकनी में सजे फूलों तक, अंडस्को सब कुछ अंडस्को। उसकी आंखों के सामने कुछ यादें गुजर जाती है। पिछले जन्म में भी उसके दादा दादी ने ये फ्लोर उसे रहने के लिए दिया था, जहां वो कुछ ही दिन रही थी,
लेकिन जब विशंभर जी और रागिनी जी कुछ काम से राजस्थान गए थे, तभी उनके जाने के बाद कियारा ने ड्रामा किया था कि उसे ये रूम पसंद है। बहुत जिद की थी उसने, जिसके कारण राधिका जी ने उसे ये पूरा फ्लोर देने को कहा, जिससे अनामिका को बहुत बुरा लगा। वो रोई भी थी, फिर भी अपनी माँ की खुशी के लिए अपना रूम कियारा को दे दिया, सिर्फ इसलिए अंडस्को ताकि राधिका जी खुश होकर उसे भी प्यार करे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंडस्को शायद कभी नहीं। अंडस्को फोन की रिंग की आवाज सुनकर अनामिका जैसे सपने से जागी। उसने अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और तुरंत हल्की मुस्कुराहट के साथ कल पिक किया। दूसरी तरफ से सीताजी की आवाज आए, लाडो ठीक से पहुंच गई न आप? उनकी आवाज सुन अनामिका ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने कुछ कहा भी आपसे? कहते हुए सीताजी के चेहरे के भाव हल्के गंभीर हो गए। अनामिका जब से वहां गई थी, उन्हें चिंता होने लगी थी, इसलिए बिना देर किए उन्होंने उसे कॉल लगा दिया। वही अनामिका उनकी चिंता देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। अभी उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को माँ, आपको क्या लगता है अंडस्को, आपकी बेटी को परेशान करना इतना आसान है? वही सीताजी ने झट से गर्व से कहा, बिल्कुल भी नहीं, मेरी बेटी सबसे बेस्ट है। वही उनके एक्सप्रेशन देख अनामिका हंस पड़ी, मेरी प्यारी माँ, आप कुछ ज्यादा ही क्यूट होते जा रही है। कुछ देर बात करने के बाद अनामिका ने फाइनली फोन कट किया और अब उसके एक्सप्रेशन सख्त हो गए। वही नीचे पूरे लिविंग हॉल का हाल ऐसा था जैसे तूफान आकर चला गया हो। हर तरफ कांच फैला हुआ था, हर तरफ सभी अपनी जगह बिल्कुल पुतले की तरह खड़े थे। अनामिका का इतना खतरनाक रूप देखकर सभी एक पल के लिए हैरान और डर गए थे। वही अनामिका के कहे एक एक शब्दों ने कुछ गहरा असर छोड़ा था। राधिका जी अब भी बिना कुछ बोले बॉस चुपचाप जिस तरफ अनामिका गई उस तरफ देख रही थी। उनके पैर अब भी कांप रहे थे। कुछ देर के भयानक शांति के बाद विशंभर जी ने उन सभी पर बिफरते हुए कहा, मिल गई तुम लोगों को शांति अंडस्को। अब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये कैसा परिवार है जो दूसरों के लिए अपने परिवार में आग लगाए बैठा। खबरदार, जो मेरी बच्ची को तुम लोगों ने दोबारा तंग किया तो, और ये घर अब भी मेरा है, याद रहे। रागिनी जी ने भी उन सबको देखते हुए नफरत से कहा, सुधार जाओ वरना वक्त तो रेत की तरह है, कब फिसल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कहकर दोनों फिलहाल वहां से अपने रूम में चले गए। उनका अब इन लोगों से बेकार का बेहेश करने का बिल्कुल मन नहीं था। राजेंद्र जी अनामिका के कहे शब्दों के बारे में सोचने लगे। हाँ, ये सच ही तो था। उन्होंने उस घटना के बाद कभी जानने की कोशिश नहीं की कि अनामिका कहाँ है, कैसी है, क्या उनसे गलती हो गई है। और उस समय की अनामिका जो बिल्कुल शांत और बेहद मासूम थी, अचानक इतनी खतरनाक कैसे हो गई है। अंडस्को राजेंद्र जी के मन में लगातार ये सवाल घूम रहे थे। उन्हें अब यहाँ घुटन सी होने लगी, इसलिए बिना देर किए वो बाहर चले गए। वही कामिनी जो खुद पिलर के पास डूबकी हुई थी, उसने अपनी माथे से आए ठंडे पसीने को पोंछा और फिर एकदम से गुस्से से बोली, भाभी, ये लड़की पहले कियारा को तंग तो करती थी, अब हम सब से बदतमीजी से बात करने भी लगी है। देखा आपने कैसे सबको उल्टे जवाब दे रही थी, और अब तो डरा भी रही है। पता नहीं कहाँ से गुंडागर्दी सीख कर आई है। वही कियारा सोफे पर बैठी थी, उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने मन ही मन कहा, ये घटिक लड़की इतनी खतरनाक कैसे हो गई है, जैसे अभी मार ही ये डालेगी। नहीं नहीं कियारा, तुम ऐसे डर नहीं सकती। फिर उसने गुस्से से मन में कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अनामिका। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे चोट पहुंचाने की, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हें अपनी जगह बिल्कुल नहीं लेने दूंगी, कभी नहीं। वो अनामिका को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। कहकर मन ही मन कुछ सोचने लगी। उसने जब सामने देखा कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो अचानक से उसने रोना स्टॉप कर दिया और सीखते हुए कहा, मॉम, भाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए प्लीज। वही कियारा की दर्द भरी आवाज सुनकर सभी का ध्यान उस तरफ गया और राधिका जी और राघव तुरंत उसकी तरफ भागे। राघव ने तुरंत कियारा का हाथ देखा जो लगभग उसका लेफ्ट हाथ दुगना फूल गया था और नीला पर गया था। कियारा लगातार रोए जा रही थी। दर्द अब सच में उसे हो रहा था, जो बर्दाश्त के बाहर था। अपनी हालत देखकर उसे अनामिका से नफरत हो रही थी। उसने रोते हुए राधिका जी से कहा,
मॉम कुछ कीजिए, नहीं तो इस दर्द से मैं मर जाऊंगी। पता नहीं दीदी क्यों मुझसे इतनी नफरत करती है। भाई, मेरी क्या गलती है? उसने बड़ी है चालाकी से सबको ये याद दिलाया कि उसकी इतनी बुरी हालत अनामिका के कारण हुई है। और हुआ भी वही। राधिका जी जो अभी थोड़ा गिल्ट फील कर रही थी, अचानक उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने कियारा के आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बच्ची, उस बदतमीज लड़की के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। राघव, जल्दी से कियारा को रूम में ले चलो। प्रिंसेस, चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। चुप हो जाओ, कुछ ही देर में डॉक्टर आते होंगे। अंडस्को कहकर उसने कियारा को उठाया और रूम की तरफ चल दिया। अंडस्को पीछे राधिका जी भी साथ में गई। वही कामिनी अब हाल में अकेली थी। उसने बरबराते हुए गुस्से से अनामिका को कोसते हुए कहा, हाय राम, मेरे महंगे इटाल्टी से लाए हुए इतने महंगे वाज को उस घटिया लड़की ने तोड़ दिया। कहकर वो नीचे पड़े वाज के टुकड़े को ऐसे देखने लगी जैसे उसका दिल नीचे फर्श पर टुकड़ों में टूटे कर बिखरा हो। उसे ये वाज बहुत पसंद था और अनामिका ने बिना किसी रहम के उसे तोड़ दिया। कमीनी अब भी एकदम इमोशनल होके उस वाज के टुकड़े को देखते हुए अनामिका को कोसे जा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे अपनी तपती गहरी नजरों से देख रहा हो। उसने इधर उधर नजरें घुमाई पर नौकरों के अलावा उसे कोई नहीं दिखा। तभी पता नहीं अचानक से उसने सर उठाकर देखा तो जो देखा उससे एकदम से डर से कांपते हुए नीचे जमीन पर गिर गई। क्योंकि ऊपर बालकनी में खड़ी अनामिका बेहद क्रीपी नजरों से अंडस्को बालकनी की रेलिंग से टिककर उसे ही देख रही थी। ये सच में डरावना था, बहुत डरावना। कामिनी के तो होंठ सूख गए, पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। गले से आवाज जैसे घुटकर रह गई, आंखों में खौफ साफ देखी जा सकती थी। कामिनी घबराते हुए जल्दी से उठी और बिना देर किए अपने रूम की तरफ लड़खड़ाते हुए ऐसे भागी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी भागने की स्पीड देखकर वहां मौजूद कुछ सर्वेंट की हंसी छूट गई। वही ऊपर खड़ी अनामिका के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। वो कुछ पल वही खड़ी उस ओर देखती रही, फिर अचानक वो एविल स्माइल करते हुए सिटी बजाते हुए वहां से चली गई। वो धुन बहुत क्रीपी वाइब दे रही थी। अंडस्को वही कामिनी जल्दी से रूम में आते ही दरवाजा डर से बंद कर लेती है। वो दरवाजे से टिककर अपने सीने पर हाथ रखे हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अनामिका को इस तरीके से देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। पसीने की बूंदें उसके पूरे चेहरे हो भीगो रही थी। तभी उसे अपने गेट के बाहर वही दरवानी सिटी की आवाज सुनाई देती है। अब तो वो डर के मारे रोने लगती है। कामिनी इतना ज्यादा डर गई थी कि लगभग उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। डर से उसका चेहरा पिला पर गया था। वो हिम्मत करके उठी और डरते हुए धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा। बाहर सिर्फ गहरा सन्नाटा था, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। कामिनी ने झट से दरवाजा बंद किया और सीधे बेड पर जाकर कंबल पूरे सर तक ओढ़कर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुई, उसके साथ ही उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था जब अनामिका की अजीब सी नजरें उस पर थी। वो आंखें, वो नीली आंखें हद से ज्यादा खौफनाक थी। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने के बाद आखिरकार वो उठी और एक नींद की दवाई लेकर तुरंत बेड पर लेट गई। कुछ देर में ही उसकी पलकें भारी होने लगी और वो सो गई, लेकिन चेहरे पर अब भी सिकन देखे जा सकते थे। वही बाहर अंडस्को कॉरिडोर के अंधेरे कोने में अनामिका खड़ी थी। चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस अंडस्को, आंखों में कोहन कहे राज, गहरी खामोशी थी अंडस्को, लेकिन उसकी गहरी नजरें जैसे उस दरवाजे के भीतर के शख्स को झांक रही हो। देखते ही देखते उसने अपनी आंखें बंद की। अंडस्को तो कुछ नज़ारे उसके आंखों के सामने गुजर गए। फ्लैशबैक, एक अंधेरा कमरा जिसमें बंद किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। दीवार के सहारे एक 12 साल की ये छोटी दुबली पतली लड़की जो कोने में डूब के अपना सर घुटनों में छुपाए रो रही थी। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा, शायद स्टोर रूम था। तभी बाहर से एक औरत की आवाज आई, तेरी यही सजा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? हूँ, कामिनी नाम है मेरा, कामिनी। अच्छे को पानी पिला मैंने, फिर तू क्या है, घटिया लड़की। अब परी रही यही, तभी तुझे अक्ल आएगी। तभी उस लड़की ने अपना सर उठाया, आंखों ने बेबसी, डर और मासूमियत सब देखे जा सकते थे। लेकिन अफसोस कोई समझने वाला नहीं था उसकी तकलीफ को। पूरे एक दिन से उसे उस गुनाह की सजा मिली जो उसने की ही नहीं। बंद अंधेरा कमरा, फ्लैशबैक एंड। अनामिका से तुरंत अपनी आंखें खोली। अब उसकी नजरें और भी क्रीपी तरीके से कामिनी के दरवाजे पर टिकी हुई थी।
समझना बेहद मुश्किल था कि वो क्या सोच रही है, लेकिन जो भी था अच्छा तो बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखों पत्थर की तरफ स्थिर थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बस इतने से तुम्हारी ये हालत हो गई। कामिनी राठौर .tch. कौन जाने आगे क्या हो जाए, कहकर वो सिटी बजाते हुए, वही धुन बजाते हुए वहां से चली गई। बहुत राज थे जो अब तक छुपे हुए थे। वही अनामिका सीधे मेंशन से बाहर आए। उसको सामने एक कार आकर रुकी। अनामिका बिना कुछ कहे तुरंत बैक सीट पर जाकर बैठ गई और गाड़ी आगे बढ़ रही थी। वही मेंशन की खिड़की के पास खड़ी कियारा छुपके अनामिका को जाते देख रही थी। उसके एक हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था। उसकी तीखी नजरें अनामिका की हर हरकत को देख रही थी। इतनी महंगी कार, आखिर ये इस अनामिका किसके साथ इतनी महंगी गाड़ी में गई है, कियारा ने दांत भींचते हुए कहा। तभी उसने देखा गाड़ी थोड़ा आगे जाकर रुकी है। उसे समझ नहीं आया ऐसा क्यों। वो तुरंत पर्दे के पीछे से छुपकर देखने लगी। उसने गाड़ी को देखते हुए तुरंत एक नंबर डायल किया और कुछ इंस्ट्रक्शन कहा। पैसे तुम्हारे अकाउंट में मिल जाएंगे, बस काम में गलती नहीं होनी चाहिए, याद रहे। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिससे कियारा के चेहरे पर तीखी मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉल कट किया और सामने देखते हुए कहा, तुमने मुझे चोट पहुंचा, अच्छा नहीं किया, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। डियर दीदी, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती ही, कहकर वो मुस्कुराते हुए सामने खड़ी कार को देखने लगी और मुस्कुराने लगी। वही उस कार में बैठी अनामिका की नजरें भी कार की साइड मिरर से उस पर ही टिकी थी। आगे बैठा शेरा अनामिका के हाव भाव को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन हमेशा ऐसे होते थे कि सामने बेहद मुश्किल था। और वैसे भी वो अनामिका राठौर थी। अगर उसके भाव को पढ़ना अगर इतना ही आसान हो जाए तो फिर क्या ही बात थी। खैर शेरा की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वही अनामिका का ध्यान बस खिड़की पर खड़ी कियारा पर था। देखते ही देखते उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसे पता हो कि वो क्या सोच रही है। उसने बिना कुछ बोले अपना सर पीछे टिका दिया और आंखें बंद कर ली। शेरा ने अब जाकर का आगे बढ़ा दी। रात का वक्त, एक पहाड़ी के पास बहुत भीड़ थी। आसपास बहुत सारे लोग थे। महंगी कार्स पार्क थी साइड में। देखने से लग रहा था जैसे यहाँ कोई बाइक रेस होने वाली है। पहाड़ी इलाका था, लेकिन अरेंजमेंट देखकर लग रहा था जैसे ये जगह रेसिंग के लिए ही थी। वहाँ की ये पहाड़ों की बनावट देखने में ही ये डेंजरस लग रही थी। वही स्टार्टिंग पॉइंट पर 3 बाइक्स खड़ी थे। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कौन जीतेगा कौन नहीं, क्योंकि रेस बहुत टफ होने वाली थी। लेकिन उन लोगों की जुबान पर फिलहाल एक ही नाम था, रोनी रोनी। तो एक्साइटमेंट लेवल भी अलग ही था। तभी वहां अचानक एक बाइक की आवाज गूंजी। अचानक से आए इस आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सबने पलट कर देखा था तो देखते रह गए। सामने से एक मैट ब्लैक कलर की लिमिटेड एडिशन की बाइक पर बैठा एक शख्स बारे ही स्टाइल से उनकी तरफ ही आ रहा था। सबने पलट कर देखा था तो देखते रह गए। सामने से एक मैट ब्लैक कलर की लिमिटेड एडिशन की बाइक पर बैठा एक शख्स बारे ही स्टाइल से उनकी तरफ ही आ रहा था। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन अचानक जो लोग अभी रोनी के लिए एक्साइटेड दिख रहे थे, वे अचानक से एक सुर में एक ही नाम चिल्लाने लगे, अडी अडी। जिनमें लड़कियां आगे थी, वो बाइक उन तीनों बाइक के बीच में आकर खड़ी हो गए। बाइक पर बैठे शख्स जिसने ब्लैक जैकेट के साथ ब्लैक जीन्स वेयर किया था, ओवरऑल उसका लुक बड़ा ही कटिलना लग रहा था, जो कायो का दिल घायल करने के लिए काफी था। चेहरा दिख नहीं रहा था क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। सभी बस उसे देखे जा रहे थे। देखे भी क्यों न, सामने खड़ा शख्स को बाइक रेस में आज तक कोई नहीं हरा पाया था, चाहे कितने भी खतरनाक रेस क्यों नहीं हो। माहौल में अलग ही जोश छा गया। वही उस शख्स यानी आदि ने अपने बगल वाले शख्स की तरफ मुड़कर अपने हजेल ग्रीन आंखों से देखा, तो उस रेड हेल्थ वाले शख्स यानी रोनी ने उसे देखते हुए घमंड से कहा, आज तो तुझे मैं हरा कर रहूंगा, बच के रहियो कहीं बेइज्जती ना हो जाए, बहुत घमंड है ना तुझ में, आज मैं तेरा सारा घमंड अपने जूतों के नीचे मसल दूंगा। वही उसकी बात सुन आदि ने अपनी हजेल ग्रीन आंखों से उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई जोक मारा हो। उसने उसे फुल इग्नोर किया। वही खुद को इग्नोर होता देख रोनी बुरी तरह से चीर गया और सामने देखा, जहां एक हॉट लड़की जिसने शॉर्ट ड्रेस पहना था अपने हाथ एक ब्लैक फ्लैग लिए खड़ी थी और उसने बारे ही स्टाइल से काउंटडाउन किया। सभी में अपने पोजीशन ले लिए और बाइक के इंजन की आवाजें उस पर शोर मचाने लगी।
तभी उस लड़की ने फ्लैग नीचे कर दिया और इसी के साथ रेस शुरू हो गई। सभी लोग अब अपने अपने फेवरेट पार्टिसिपेंट्स का नाम चिल्ला रहे थे, जिनमें 2 नामों का शोर जायदा था। बाइक अपनी राफ्टर से उस खतरनाक रास्तों से सामने एक ऊंची पॉइंट पर जहां व्हाइट फ्लैग था वहां पहुंचने की कोशिश में थी। तभी उन चारों में से एक बाइक अचानक लड़खड़ा कर गिर गई। वही सबसे आगे वो ब्लैक बाइक अलग ही रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जिससे उसकी स्किल्स का पता लगाया जा सकता था। कुछ ही देर में एक और बाइक लड़खड़ाते हुए गिर गई। अब बस वो रेड बाइक और ब्लैक बाइक बची थी और देखने वाले लोगों की सांसें थम गई थी, लेकिन फिर भी लोग चिल्ला रहे थे, आदि आदि। उस ब्लैक बाइक यानी आदि के नाम की हॉटिंग जोरों ने हो रही थी, जिससे रोनी को बेहद चिढ़ हो रही थी। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, दोनों में बराबर की टक्कर दी। वही आगे एक खतरनाक मोड़ था, जो इस रेस का सबसे खतरनाक मोड़ था। सबकी सांसें थम गई कि आगे क्या होगा, कौन जीतेगा। अंडस्को और सब ध्यान से उस खरी पहाड़ी के घुमाव को देख रहे थे, आखिर उसे कौन पार करेगा। वही उस भीड़ में एक इंसान जो और कोई नहीं नील था, उसकी तो हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई थी। उसने अपने फिंगर क्रॉस किए हुए थे, डर के मारे लगातार बड़बड़ा रहा था। पता नहीं इस इंसान को कौन सी चुल मचती है, जो आधी रात को इसे बाइक रेस करने की सूझिए, वो भी इतना खतरनाक, जैसे अपने आप को खतरों का खिलाड़ी समझता है। वही भगवान इसे सही सलामत रखना। इस महान पुरुष को वरना अगर इसे एक खरोच आई तो घर जाकर मेरी वोट लगना तय है। बेचारा नील हाथ जोड़कर बरबराते हुए उस ब्लैक बाइक यानी अद्वैत के लिए प्रे करने लगा। हाँ, वो आदि और कोई नहीं अद्वैत ओबरॉय था, जो यहाँ बाइक रेसिंग के लिए अक्सर यहाँ आया करता था। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा मास्क में रहता था, लेकिन मास्क में ही सबको पागल करने के लिए काफ़ी था। फिलहाल सामने रोनी और अद्वैत दोनों स्पीड में उस और पहुँचने वाले थे। वही रोनी उसको अलग ही घबराहट होने लगी, क्योंकि वो मोड़ बहुत खतरनाक था, उसने पसीने छूटने लगे थे। तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। उसने बाइक की स्पीड एकदम से बढ़ा दी और एकदम से अद्वैत के बाइक को टक्कर मार दी। इसी के साथ नील जोर से चिल्लाया, अद्वैत अंडस्को। तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। उसने बाइक की स्पीड एकदम से बढ़ा दी और एकदम से अद्वैत के बाइक को टक्कर मार दी। इसी के साथ नील जोर से चिल्लाया, अद्वैत अब आगे अंडस्को। सभी की सांसें एक पल को थम गई, आंखें सामने की तरफ टिक गई। लेकिन तभी रोनी के इस एक्शन पर अद्वैत के होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। उसने आराम से उसके बाइक को डॉच कर दिया और अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। वही नील ने गुस्से से कहा, ये रोनी जानबूझकर टक्कर मार रहा है। वही रोनी ने जब देखा कि अद्वैत बच गया है, तो उसने गुस्से से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी और दोबारा वही चीज़ दोहरानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंडस्को, उसकी बाइक अनबैलेंस हो गई और वो एकदम से नीचे गिर गया और उसकी पैर बाइक में फंस गया, बहुत बुरे तरीके से। वही अद्वैत हल्का से मुड़कर उसे देखा और तिरछा मुस्कुरा दिया और अपनी स्पीड बढ़ा दी। अचानक वहां जोर जोर से लोग हूटिंग करने लगी और इस बार पहले से भी ज्यादा। यस यस, बिल्कुल सही, नील ने खुशी से उछलते हुए कहा। लेकिन अब बारी थी उस पतली मोड़ को पार करने की, जिस पर सब नजरें गड़ाए बैठे थे। तभी अद्वैत ने एकदम से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी और इसीलिए उस खतरनाक घुमाव मोड़ को पार करके एकदम से बाइक को 360 डिग्री घुमाते हुए अंडस्को वही एकदम स्टाइल से रोका। वही जैसे ही उसने ये किया, वहां खड़े लोग जैसे पागल हो गए। आदि अंडस्को, आदि अंडस्को, आदि अंडस्को, बस यही नाम गूंज रही थी। वही रोनी के दोस्तों ने अब तक उसे ऊपर पछूचा दिया था। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींची हुई थी। एक तो इतना दर्द, ऊपर से हार और बेइज्जती अंडस्को फिर से। वही नील तो खुशी से पागल हो गया और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि उसने उसकी सुन ली बड़ी जल्दी और उसके पागल दोस्त को बचा लिया, नहीं तो उसकी सैलरी का क्या होता। कुछ देर बाद अंडस्को अद्वैत ऊपर आया तो नील एकदम से आकर उससे चिपक गया। अरे मेरे यार, तूने मेरी नाक कटने से बचा ली। मेरे खतरों के खिलाड़ी, मुझे तो पता था तू ही जीतेगा, बाकी सब तो बस कोई है, कहकर उसने टी नजरों से पीछे देखा जहां रोनी गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। वही उसके अचानक से चिपकने से अद्वैत ने एकदम से उसे धक्का दिया और ऊपर से नीचे तक उसे घूरते हुए कहा, अंडस्को ये बात तू दूर से भी कह सकता है। वही उसके इस बात पर नील थोड़ा सा कपका गया और बात चेंज करते हुए कहा, अंडस्को अच्छा छोड़ ना, फिर थोड़ा सीरियस होकर
कहा उस रोनी ने जानबूझकर तुझे धक्का दिया था। तभी पीछे से आवाज आए, हदिया क्या कर लेगा बोल। नील ने एकदम से हंसते हुए कहा, सही कहते हैं लोग, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। वही अद्वैत के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई, जो मास्क के पीछे छुप गई। वो अपनी पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया और गर्दन हल्की टील करके कहा, बीएमएन रोनी, हमेशा बच्चे वाली हरकतें अच्छी नहीं लगती। अंडस्को कहीं यही हरकतें करते हुए तेरी पैंट भी एक दिन गीली न हो जाए। वही उसकी बात सुन वहां सभी लोगों की हंसी छूट गई। नील तो जोर जोर से हंसने लगा। रोनी चिढ़ गया और बिना कुछ बोले दांत पिसते हुए वहां से चला गया। वो अद्वैत से डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकता था। वही वहां खड़ी एक लड़की बड़े गौर से अपनी लस्टी आंखों से अद्वैत को देख रही थी। उसका स्टाइल, उसका एटीट्यूड, उसकी लुक्स, उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी सब उसे पागल कर रहे थे। वो मटकते हुए बड़ी ही नजाकत ने अद्वैत के सामने खड़ी होकर सिडक्टिव आवाज में बोली, हे हैंडसम, डू यू वांट सम फन टुनाइट। रीना की लस्टफुल नजरों उस पर ही टिकी थी। वही अद्वैत के पास किसी लड़की को देख नील की हवा टाइट हो गई। उसने डरते हुए अद्वैत का चेहरा देखा, जिसका चेहरा नॉर्मल था लेकिन आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। रीना ने देखा कि अद्वैत ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसने जानबूझकर अपनी ड्रेस को हल्का नीचे खींचा, जिससे उसकी क्लीवेज एरिया डीपली विजिबल हो रही थी। उसने सेंसुअली अपने हाथों को अद्वैत के सीने पर जैसे ही रखना चाहा, तभी अंडस्को वो चिल्लाते हुए नीचे जमीन पर थोड़ी दूर जा गिरी। किसी को समझ नहीं आया हुआ क्या, और रीना अविश्वास भरी नजरों ने अद्वैत की तरफ देखने लगी, जो उसे ही घुरे जा रहा था। हुआ ये कि जैसे ही रीना ने अपना हाथ अद्वैत के सीने पर रखना चाहा, तभी अद्वैत ने एकदम से उसे जोर से धक्का दे दिया। वो फोर्स इतना तेज था कि ये रीना कुछ दूर पीछे जा गिरी और उसकी चीख निकल गई। यकीनन बहुत जोर से चोट आई होगी उसे, लेकिन क्या अद्वैत को फर्क पड़ा अंडस्को? बिल्कुल नहीं अंडस्को, बल्कि वो तो डिस्गस्टिंग लुक के साथ उसे देख रहा था। नील ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसको पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि अद्वैत को बिल्कुल नहीं पसंद था कि ये कोई लड़की उसके नजदीक आए। इवन लड़कियां उस पर मरती थी। वो रॉक स्टार था, आधी से ज्यादा म्यूजिक इंडस्ट्री उसके अंदर थी और भी बहुत कुछ। तो विजुअली एक से एक मॉडल्स, एक्ट्रेस, बिजनेस वुमेन उसके पीछे पागल थी। लेकिन अद्वैत उसे तो किसी भी लड़की का अपने आसपास आना भी पसंद नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसे लड़कियों से अजीब सी इरिटेशन होती थी। अगर कोई उसके करीब आने की कोशिश भी करता तो वो उसको इतनी बुरी तरीके से बर्बाद करता था अंडस्को, जिसका कोई कहना नहीं। वही रीना को देख सब एकदम से चुप हो गए और डर से अद्वैत को देखने लगे। अद्वैत ने रीना पर अपनी गहरे नजरें डाली। उसके देखने की तरीका बेहद अजीब था, जिससे रीना थोड़ा घबरा गई, लेकिन दर्द के मारे उसने गुस्से से चिल्ला कर कहा, हाउ डेयर यू अंडस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? हाँ, तुम खुद को समझते क्या हो? उसने चिल्लाते हुए कहा। तो अद्वैत ने बेहद ही शांति से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और अपने घुटनों के बल बैठे हुए शांति से कहा, बिकॉज आई हेट बिचेस लाइक यू अंडस्को, होप यू अंडरस्टैंड। कहकर उसने अपनी वो जैकेट, जिसको ऑलमोस्ट रीना के हाथों से हल्का टच हो गया था, उसे उतार कर साइड फेंक दी, जैसे पता नहीं वो कितनी गंदी चीज हो, जिससे रीना को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। नील के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसका दोस्त ऐसे ही था। वही अद्वैत मुड़ा और एक नज़र नील को देखा। उसके आंखें ही काफी थी कि आगे क्या करना है। वो अपनी बाइक पर बैठा और स्टाइल से वहां से चला गया। कुछ देर बाद अंडस्को, उसकी बाइक एक पहाड़ के पास आकर रुकी। वो अक्सर यहाँ आया करता था, आज बस मन किया तो चला आया। उसने अपनी बाइक वही पार्क की, हेलमेट वही बाइक पर रखा और सीधे ऊंची उस चोटी पर जाने लगा जहां से पूरा मुंबई दिखता था। वहां पहुंचकर उसने लंबी गहरी सांस ली और आसपास की हवा जैसे उसे सुकून दे रही थी, और सोने पर सुहागा आसमान में दिखता हुआ पूरा चांद अलग ही शांति बिखेर रहा था। अद्वैत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी अंडस्को उसकी नज़र अचानक सामने गई, जहां पहाड़ी के किनारे पर बिल्कुल एज के पास कोई खड़ा था। उसे थोड़ी हैरानी हुई कि इस वक्त यहाँ कौन खड़ा है, वो भी बिल्कुल किनारे के पास। अद्वैत गौर से उसे देखते हुए थोड़ा नजदीक गया। वो एक लड़की थी, पतली सी काया, लंबे काले बाल जो हवा में लहरा रहे थे, ब्लैक जीन्स और ब्लैक सीली ब्लेस टॉप में खड़ी वो लड़की किसी खूबसूरत पेंटिंग किए तरह लग रही थी।
अद्विक एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया, लेकिन 1 मिनट एक बात उसके माइंड में हिट हुई। वो लड़की पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। अगर एक भी चूक हुई तो वो सीधा नीचे गिर सकती थी, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल बेखौफ हो। अद्विक ये देख थोड़ा परेशान हो गया। उसने बरबराते हुए कहा, कहीं ये लड़की सुसाइड तो नहीं करने आए है। सोचकर ही उसकी आंखें बड़ी हो गए, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। वो तुरंत उसकी तरफ भागा। हे बच्ची, पीछे आओ। वो उसके पास कुछ दूर पीछे रुककर चिल्लाया, क्या तुम पढ़ाई से परेशान हो गई हो? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। अद्विक ने फिर से एक कदम आगे आते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें डांटा? देखो, माँ बाप की बातों को इतना भी दिल पर नहीं लेना चाहिए। फिर आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। 1 मिनट, कुछ सोचकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, जैसे उसे कोई बड़ी बात पता चली हो। अद्विक ने एकदम से कहा, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया जो मरने चली आई? देखो, जिंदगी इतनी भी छोटी नहीं है। उसे खुद नहीं पता वो क्या बोले जा रहा है, लेकिन 1 मिनट, क्या इतनी छोटी बच्ची का बॉयफ्रेंड है? सच में? सुनो, इससे आगे की बात उसके गले में अटक गई, क्योंकि सामने खड़ी लड़की जो अब तक चुप थी, वो एकदम से मुड़ी। और तभी हज़ेल ग्रीन आंखें सामने खड़ी लड़की की गहरी नीली आंखों से टकराई। वक्त जैसे एकदम से थम सा गया। अद्विक एक तक सामने खड़ी लड़की को देखे जा रहा था। चांद की रोशनी में चमकता वो छोटा सा गोल चेहरा, बड़ी बड़ी पलके, हल्के गुलाबी होंठ जैसे गुलाब की नाजुक पंखुड़ी हो, चेहरे पर आते लंबी बाल जैसे खुद से है अटखेलियां कर रहे हो। खूबसूरत शब्द भी कम पर जाए। ऐसी खूबसूरत। अद्विक पल के झपकने ही जैसे भूल गया हो वो तो। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 0.5 मिनट्स, अब भी वैसे ही सामने देखे जा रहा था वो। तभी उसे एक शांत लेकिन सर्द आवाज सुनाई दी, हो गया और देखना है। ये आवाज किसी और के नहीं, अनामिका की थी। हाँ, वो भी यहाँ आई थी, लेकिन सामने खड़े इंसान की बिना सर पैर की बातें सुन उसका दिमाग खराब हो गया। वही उसकी मीठी आवाज सुनकर अद्विक बिल्कुल बेशर्मों की तरह उसे देखने लगा, जैसे उसने अनामिका की बात सुनी ही न हो। अद्विक की नजरें अब भी अनामिका पर टिकी हुई थी। वही अनामिका अब थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। सामने खड़ा इंसान लगातार उसे घूरे जा रहा था। उसने उसे इग्नोर किया और वहां से जाने लगी। वही अनामिका के आगे बढ़ने से अद्विक एकदम से जैसे होश में आया और बिना एक पल गवाए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अनामिका की आंखें सर्द हो गई। अद्विक ने भी कुछ अजीब एहसास महसूस किया, जैसे सामने खड़ी लड़की का ऑरा बिल्कुल अलग है, लेकिन उसका ध्यान तो बस उसके चेहरे पर ही आकर अटक गया था। उसने एकदम से उससे पूछा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अनामिका ने अपनी एक आईब्राव उठाए, जैसे कह रही हो, क्या सच में तुम्हारे सवाल जवाब देने लायक है या तुम? फिर उसने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगी। वही अद्विक की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। क्या ये लड़की उसे दी एडविक ओबरॉय को इग्नोर कर रही है? सच में? को जहां लड़कियां जो उसके पीछे पागल है और वो किसी को देखता तक नहीं, उस अद्विक ओबरॉय को ये छोटी सी लड़की इग्नोर करके जा रही है। वो एकदम से ऑफेंड हो गया और एक बार फिर से उसके सामने आ गया। क्या तुमने मुझे इग्नोर किया, छोटी बच्ची? उसने अनामिका से डायरेक्ट सवाल दागा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो। अनामिका ने अब उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी आईब्राव रेस करके वही अपने नपे तुले शब्दों में कहा, क्यों? क्या तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो? और कौन हो तुम? क्या? अद्विक एकदम से जोर से बोला। उसने एकदम से अविश्वास से उसे देखा, जैसे अनामिका कोई एलियन हो। वही उसके ऐसे चिल्लाने से अनामिका ने इरिटेट होकर अपनी आंखें बंद की, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही हो। लेकिन तभी अद्विक ने फिर से उस पर सवाल दागा, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती? नहीं, झूठ मत बोलो। अद्विक का चेहरा अब देखने लायक था। वो अब फुल बहस करने के मूड में आ गया। फिर कुछ सोचते हुए उसने एकदम बेशर्मी से कहा, हाँ, अब मैं समझा, तुम मेरी कोई क्रेजी फैन हो, है न, जो मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गई हो और अब नाटक कर रही हो, है न? अद्विक ने ये बात ऐसे कही जैसे उसने सामने खड़ी लड़की के सारे राज खोल दिए हो, और एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा। अभी कोई अद्विक को ऐसे बात करते हुए, मजाक करते हुए देखता तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अद्विक जैसे साइलेंट,
इंटेलिजेंट नेचर का इंसान जो लड़कियों से कोसों दूर रहता हो, लेकिन यहाँ अनामिका को ऐसे टीज कर रहा है और ये उसका रोज का काम हो। वही अनामिका ने उसे गहरी नजरों से देखा और बिना किसी इमोशन के कहा, अंडस्को इतनी भी गलतफहमी पालना अच्छी बात नहीं। अंडस्को कहकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अंडस्को अद्विक जो उसका जवाब सुन चिढ़ गया। गलतफहमी, इसका क्या मतलब है? और ये लड़की क्या सच में उसे नहीं जानती? ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि वो दी एडविक ओबरॉय की इंसल्ट करे। वो तुरंत अनामिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या तुम सच में नहीं जानती मुझे? नहीं, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? जरा बताना, अद्विक ने लगभग चिढ़ते हुए कहा। नहीं, अब तो अद्विक का चेहरा लगभग काला पड़ गया। क्या मतलब कि वो हैंडसम नहीं है? क्या ये छोटी बच्ची उसकी इंसल्ट कर रही है? वही अनामिका के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने टेढ़ी नजरों से उसे देखा, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। बड़ी ही बदतमीज हो तुम। उसने उसे अब गुस्सा दिलाना शुरू किया, जैसे वो गुस्सा है। मैं पैदाइशी बदतमीज हूँ और कुछ अंडस्को। अद्विक स्पीचलेस हो गया, फिर कुछ सोच का बेशर्मी से उसके करीब आकर कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं कौन सा शरीफ हूँ? तुम भी बदतमीज और अंडस्को मैं भी महाबदतमीज, हम दोनों बदतमीज। अच्छा है न, क्या बोलती हो? उससे अब अनामिका को तंग करने में मजा आ रहा था। उससे से लाल चेहरा उसे बड़ा प्यारा लग रहा था। उसे खुद नहीं पता वो क्यों सामने खड़ी इस लड़की को तंग कर रहा है, पर जो भी हो, अपनी बकवास बंद करो अंडस्को, अदरवाइज कंसिक्वेंसेस विल नॉट गुड फॉर यू। एक वार्निंग थी उसके लहजे में। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था ऐसे दूसरों की बकवास सुनना। उसका मन कर रहा था कि अभी अपनी गन निकले और इस अननोइंग इंसान का मार दे। उसने बहुत हद तक खुद को कंट्रोल किया हुआ था और अद्विक को घूरते हुए वहां से जाने लगी। तभी अंडस्को अद्विक ने एकदम से उसका हाथ थाम लिया। अंडस्को एक अजीब सा बिल्कुल नर्म एहसान उन दोनों की हुआ। अद्विक की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अजीब से एहसास ने उसे घेर लिया हो जैसे। वही अनामिका की आंखें एकदम सर्द हो गई। एक अजीब सा खतरनाक ऑरा उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। उसने एकदम से धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा, लीव माई हैंड। अद्विक ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो अब भी खोए हुए अपने और अनामिका के हाथों को देख रहा था, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो। तभी अनामिका ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और दूर धक्का दिया, लेकिन अद्विक उसने लड़खड़ाते हुए एकदम से अनामिका का हाथ अपनी तरफ खींचा और फिर अंडस्को दोनों ही नीचे गिर गए। वो पल जैसे वही थम सा गया। वो भी इस कदर के अद्विक के होंठ एकदम से अनामिका की गर्दन को छू गए। अनामिका और अद्विक दोनों की आंखें एक सेकंड के लिए बड़ी हो गई। अनामिका नीचे जमीन पर थी और अद्विक उसके ऊपर। एकदम करेंट सा लगा उसे। वही अनामिका, उसकी आंखें एकदम से गहरी हो गई। कुछ पुरानी यादें उसके जहन में दौड़ गई और एक चेहरा नजरों के सामने आ गया। अनामिका की सांसें हल्की तेज हो गई, जैसे कुछ कर भी यादें घर कर गई हो। वही अद्विक अब भी उस एहसासों में था और एक तक गहरी नजरों से अनामिका का चेहरा देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा उसे तब कुछ अजीब सा लगा। हे अंडस्को लिटिल स्पार्कल, आर यू ओके? तुम ठीक हो? उसने उसे पुकारा। हल्की फिक्र ने उसके चेहरे पर जैसे खुद ही जगह बना ली हो। उसने देखा अनामिका गहरी सांसें ले रही थी। वही अनामिका अचानक से जैसे होश में आए और झटके से उसने अद्विक को खुद से दूर धक्का दिया। आंखें अब बिल्कुल खाली, खतरनाक, कुछ देर पहले से एकदम अलग, जैसे वो हमेशा थी। अंडस्को शांत, अंडस्को लेकिन खतरनाक। उसने उसे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए सीधे अपनी गन निकली और उस पर पॉइंट कर दी। अद्विक सामने खड़ा कुछ कहता कि तभी अंडस्को अनामिका ने बिना एक पल गवाए अद्विक कर तरफ शॉट कर दिया और अंडस्को बस वक्त जैसे वही थम गया।